कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक है, जिसका दूसरा पाठ हम देख रहे हैं दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ। इनका जन्म स्थान है बनारस के जलालपुर गांव में। एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती हैं, नीला चांद जैसे अनेक हैं। वर्ष 1990 में नीला चांद उपन्यास के लिए उन्हें डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेगी। पिछले भाग में मैंने आपको दादी माँ इस पाठ का सारांश बताया था। एक बार फिर हम देख लेते हैं। लेखक द्वारा जो दादी माँ की कहानी यह लिखने का उद्देश्य यह है कि जीवन की ऐसी मधुर यादें होती है जो कभी भी नहीं भूलती, और कई यादें हमें प्रेरणा देती है। इस पाठ से भी यही यादें लेखक बता रहे हैं कि उनसे उन्हें सीख मिलती है कि अपनी दादी की मृत्यु का उन्हें जब संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की जो यादें हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं उसमें खो जाते हैं, और वह उन्होंने इस पाठ में बताया है। हमने देखा था आधा भाग, जो कि दादी माँ का गांव। दादी हमारे पिताजी की माँ, उसे दादी कहते हैं। कोई दादी माँ कहता है, कोई दादी कहता है। तो इस तरह दादी माँ का जो गांव है वहाँ पर लेखक छुट्टियों में जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर हम दादी के गांव जाते हैं, नानी के गांव जाते हैं। वैसे ही लेखक यहाँ पर दादी माँ के गांव गए हुए थे। बसंत ऋतु में, बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में लेखक वहाँ पर जाते थे। तब उस समय में उनके जो वहाँ बने हुए मित्र थे वे उन्हें सूचना देते थे छुट्टी के दिन में आने के लिए, और पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे। यह भी हमने देखा था किस तरह झाग भरे पानी में वे उछल कूद करते थे, और गांव के लोग दादी माँ को बुला बुलाकर उनके पास से नुस्खे पूछकर बीमारी से अच्छे हो जाते थे। और जब लेखक बीमार पड़े हुए थे तब दादी माँ ने उनका इलाज किया था। वहाँ पर पानी के झाग भरे जलाशय में लेखक ने भी एक बार डुबकी लगाई थी, और तब वे बीमार पड़े थे, ज्वर से कांप रहे थे, बुखार से। तब दादी माँ ने इलाज के तौर पर घरेलू नुस्खे आजमाए थे। यहाँ तक हमने पूरा देखा था। और दादी माँ उस लेखक का ख्याल इतना रखती थी कि बार बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगा देती थी, बुखार कितना है कितना नहीं। और जो घरेलू नुस्खे हैं, पीपल की छाल तथा आदि, खिचड़ी, मूंग दाल, सभी का ख्याल रखती थी कि बीमारी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। हर तरह से पूरा ख्याल रखते हुए दादी माँ देखती थी। सभी लोग दादी माँ के बिना अधूरे हैं ऐसा लगता था उस गांव में। दादी माँ बहुत सी इलाजों के बारे में जानती थी, और दादी माँ सभी के लिए मतलब घर का एक हिस्सा बन चुकी थी। उनको बहुत सारी नुस्खों के बारे में पता था, और लोग आकर उनके पास से वह नुस्खे आजमाते थे और उनकी सेहत अच्छी हो जाती थी। ऐसी यह जो दादी माँ है, यह कहानी हम देख रहे हैं कि लेखक को भी उन्होंने किस तरह से बचपन में लेखक की सेवा की हुई थी। इसके आगे का जानकारी आज हम देखने वाले हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया लेखक के भाई, लेखक के बड़े भाई, उनका नाम है किशन भैया। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। देखिए, अगर घर में शादी किसी की तय हो जाती है तो घर के सभी सदस्य बहुत आनंदित होते हैं। यहाँ पर दादी माँ बहुत उत्साहित और आनंदित हुई थी किशन भैया की शादी को लेकर। दिन भर गायब रहती, क्योंकि तैयारियां जो करनी होती है शादी में बहुत सारी, आपको सभी को पता ही होगा कि
किस तरह से बारात का पूरा ख्याल रखना होता है, मेहमान आने वाले हैं उन लोग का देखना है, खाने का इंतज़ाम करना है, घर को सजाना है, पंडित जी से बात करनी है, जो भी मेहमान आए हुए हैं उनका रहने सहने का इंतज़ाम करना है, सब कुछ देखना होता है। इसलिए दादी माँ दिन भर बाहर रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। क्यों? क्योंकि किशन भैया की शादी की पूरी तैयारियां जो करनी है, इसलिए वे खुशी के मारे उत्साह और आनंद से चहल पहल कर रहे हैं। सभी से बोल रहे हैं ये करना है, वो करना है, और कपड़े का इंतज़ाम करना है, बारातियों का इंतज़ाम करना है, सब कुछ वे बोलती थी। पड़ोसी ने आती, पड़ोसी ने यानी हमारे आस पास जो भी रहते हैं वह आती थी। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, पड़ोसी ने आकर बैठ जाती और दादी माँ अपने काम में व्यस्त थी, इसलिए बार बार दादी माँ को आवाज़ देना पड़ता था, दादी माँ वो पड़ोसी आई है, इधर आ जाओ, बात करो उनसे। तब दादी माँ आती और कहती थी, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। बहन यानी पड़ोसन को एक बहन के नाम से बोल रही है दादी माँ, और कहती है कार परोजन का घर ठहरा। देखिए दादी माँ जो पुराने ज़माने की हैं, वो उनके बातों का यहाँ पर लेखक ने किस तरह से वर्णन किया हुआ है। परोजन मतलब कार्य प्रयोजन, इसको दादी माँ ने कार परोजन ऐसे जो कम सीखे हुए होते हैं उनके ज़बान का कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऐसी जो मुश्किल शब्द हैं वह उच्चारण में उनका अलग आ जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने दादी माँ के स्वरों का उच्चार कार परोजन, इसका मतलब है कार्य प्रयोजन। कार्य मतलब काम, प्रयोजन मतलब पूरा नियोजन करना होता है सभी बात का। ठीक है, आगे देखते हैं। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। दादी माँ कहती है कि एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, क्योंकि सभी काम करना ही है, क्योंकि मैं अगर नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ऐसा दादी माँ बता रही है। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। देखिए दादी माँ कुछ नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ सभी को आवाज़ लगाती थी, हाँ ये करना है, वो करना है, सारा घर सिर पर उठा लेती। और उनकी अनुपस्थिति यानी वे जब नहीं होती तब क्या हो जाता, सब वस्तुतः विलंब का कारण बन जाता। वस्तुतः मतलब यथार्थतः, या आप कह सकते हैं असल में, इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं लिटरली। ओके, फिर देखिए आगे क्या हुआ। सारा घर वह सिर पर उठा लेती, वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। विलंब यानी देर, अगर देर हो जाती किसी केस में तो दादी माँ चिल्लाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोपहर का समय था जब लेखक घर पर आए, तब बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार में यानी बाहर की जगह में, बरामदे में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी किसी को चिल्ला रही होगी। पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। रामी की चाची कहते हैं ना, अगर किसी भी पड़ोसन या फिर कोई भी गांव की महिला आती है तो उन्हें नाम से नहीं बुलाया जाता, उनके बच्चे के नाम से आवाज़ दिया जाता है। जैसे राजू की दादी, मीना की माँ, इस तरह से इस आवाज़ दिया जाता है। उसी तरह से रामी नाम की लड़की है, उसकी चाची खड़ी है, ऐसा कहा है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे। यहाँ पर दादी माँ कह रही है उसे कि यह नहीं हो सकता धन्नो, रुपए सूद के साथ, सूद यानी ब्याज के साथ। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने कई एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने।
फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? ऐसी दादी उन्हें चिल्ला रही थी। दादी कह रही है कि पहले पैसा लेकर गई थी और वह वापस नहीं किया, और अभी शर्म नहीं है कि वापस आई है मांगने के लिए और वापस नाक रगड़ रही है। इसका मतलब कि वह दादी माँ से विनती कर रही है कि दे दो पैसे कुछ दिन के लिए, और कहा था उसने कि फसल में दूंगी, खेत में अनाज आने पर वह बेचकर उसके पैसे जो आएंगे वह लौटा दूंगी। और फसल भी चली गई, फिर भी दादी माँ के पैसे उसने नहीं दिए थे। इसलिए दादी माँ कह रही है कि वह तो फसल चली गई, अब तेरी खातिर क्या दूसरी फसल तुरंत आएगी? उसके लिए तो वक्त लगेगा ना दूसरी फसल आने के लिए। तो दादी माँ यहाँ पर चिल्ला रही है। आगे देखिए क्या होगा। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। देखिए वह कह रही है दूंगी मालकिन, दादी माँ को मालकिन कह रही है, मैं दूंगी आपके पैसे। और आंचल पकड़ते हुए वह दादी माँ के पैर पकड़ने लगी, झुकी वह। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? बिटिया की उसके बेटी की शादी थी, और शादी है इसीलिए वह आई थी पैसे मांगने के लिए, और आप नहीं करेगी तो निस्तार यानी फिर कौन यह सब कुछ काम करेगा, ऐसा कह रही है। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। वह उसने अपना आंचल पकड़ते हुए नीचे झुककर दादी माँ के पैर पकड़े थे दया करने के लिए, यानी पैसे देने के लिए। वह दया से विनती कर रही है। तब दादी माँ पीछे हट रही है और कह रही है पीछे हट, मैं अभी भी नहा कर आई हूँ। इसका मतलब है दादी माँ बहुत ही साफ़ सुथरी ऐसी किस्म की औरत थी, उसे गंदगी पसंद नहीं थी। इस वाक्य से हमें इसका अंदाज़ा लगता है कि दादी माँ बहुत ही स्वच्छता प्रिय औरत थी। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक ने कहा जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक कह रहे हैं चल चल, चला है समझाने। उस समय लेखक छोटे होंगे और लेखक ने दादी माँ को ऐसा समझाया तो दादी माँ कह रही है कि तू मुझे समझाने चला है, चल जाने दे चल। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। प्रसंग यानी वहाँ पर जो भी घटना घटित हुई थी उसको वह भूल गए, लेखक भूल गए। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वही औरत वापस रास्ते में लेखक को मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। देखो, दादी माँ या फिर कोई भी व्यक्ति किसी का अगर बुरे समय में साथ दे तब हमें उसकी हमेशा याद आती है, और हम कहते हैं हमारे मन से उसके लिए अच्छी दुआ निकलती है कि परमेश्वर तुम्हारा अच्छा करे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो। यहाँ पर एक यह मुहावरा आया है, पूतो फलो दूधो नहाओ। इसका मतलब है कि सुखी से रहो, अच्छा खाओ पियो, पूरा परिवार भरा पूरा रहे, घर समाज सब कुछ अच्छा हो, सम्मान से रहो, समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़े। इसका मतलब यह होता है, यानी यह एक आशीर्वाद के तौर पर कहा जाता है। मैंने पूछा क्या बात है, क्या बात है धन्नो चाची? उसका नाम था रामी के चाची का नाम क्या था? धन्नो। तो लेखक उनसे बोल रहे हैं कि क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, विवल यानी व्याकुल होकर उसने कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा देवता। देखिए,
दादी माँ किस तरह से यहाँ पर अच्छी बातें करती थी सभी के साथ, उसका व्यवहार एक उदाहरण हमें यहाँ पर देखने मिलता है। उरिन मतलब ऋणी हो गई हूँ बेटा, किसकी? दादी माँ की। वह जो धन्नो चाची है वह ऋणी हो गई दादी माँ की। उसका वह कह रही है कि दादी माँ का भगवान भला करे, और दादी माँ को वह मालकिन कह रही है, हमारे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। यहाँ पर दादी माँ धन्नो की बेटी जो है उसको अपनी मानकर कह रही है कि जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी ही है। 10-5 के लिए हंसाई न हो। 10-5 के लिए यानी अगर पैसे थोड़े बहुत देना पड़े तो भी दे डालो, और जो लड़का देखा हुआ है दामाद के तौर पर वह अच्छा है, देवता है बेटा देवता, ऐसा वह कह रही है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, वह जो दादी माँ है उस रोज़ बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? देखिए जो बड़े लोग होते हैं वे क्या करते हैं, पैसे भी देकर भी डांट उनकी सुनना पड़ती है। उसी तरह से यहाँ पर दादी माँ अपना रोब थोड़ा बहुत जमा रही थी। पैसे तो दिया, धन्नो की मदद तो की, लेकिन उसे थोड़ा बहुत डांटा, इसलिए धन्नो ऐसी बात कर रही है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तर्क यानी किसी बात को जानने का प्रयत्न, यानी वह हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन जो लेखक के बड़े भाई हैं, उनका नाम है किशन। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति, यहाँ पर पुत्रोत्पत्ति यह शब्द है, उसका विश्लेषण है पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती है। पार्ट यह अंग्रेजी शब्द आया हुआ है। पार्ट यानी सहभाग, हर एक सदस्य का काम औरतें ही करती हैं। या जो भी विवाह जब होता है तो घर में शहनाइयाँ बजती है, रात रात भर मंगल गीत गाए जाते हैं, अभिनय होता है, यानी अलग अलग सभी प्रकार के हर एक रीति रिवाज के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार अलग अलग प्रांत में विवाह की जो रीत होती है उस तरह से वे निभाते हैं। सभी तरफ दृश्य यह आनंदित यहाँ पर दिखाई देता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मैं यानी लेखक बीमार थे और वे अपने बड़े भाई किशन के बारात में नहीं जा सके। मेरा ममेरा भाई राघव, जो लेखक है उनका ममेरा भाई, ममेरा यानी मामा जी का लड़का, उसका नाम क्या था? राघव। वह दालान में सो रहा था। दालान यानी बरामदा, बरामदे में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। देखिए वह भी क्या हुआ था, बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति यानी उन्होंने संकोच व्यक्त किया। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। देखिए घर में ही शादी हो रही है और लेखक बीमार होने की वजह से वह नहीं जा सका। अभी जो नई दुल्हन आती है तो वह पर्दा लेती है ना, तो उसी तरह से उसका पर्दा था। इसलिए दादी माँ कह रही है उस दुल्हन से कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यानी लड़के तो भगवान का स्वरूप होते हैं, उनका दिल तो साफ होता है, फिर इनसे बच्चों से पर्दा नहीं करना चाहिए, ऐसा दादी माँ कह रही थी। यानी दादी माँ के ख्याल कैसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अच्छे, दादी माँ अच्छे साफ ख्यालों की थी। आगे क्या होता है देखिए।
मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। दादी माँ के पास ही वहाँ पर चारपाई यानी खटिया, उस पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देखो, जो भाभी किसे कहा है, किशन की बीवी है ना, वह भाभी लगेगी। बड़े भाई की औरत पत्नी होती है, उसको भाभी कहते हैं। तो भाभी के सामने भंडाफोड़ हो गया, ऐसा यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। देबू की माँ ने चादर खींच ली। वहाँ पर जो होगी ना, अभी घर शादी का माहौल होता है तो घर में सभी मेहमान होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर एक देबू की माँ थी, उसने चादर खींच ली और कहा, कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। देखो, यहाँ पर चिढ़ा रही है यह देबू की माँ लेखक को कि यह सोया हुआ है और रोता है शायद। उसने गलत कहा क्योंकि वह तो हंस रहा था, लेकिन यहाँ पर वह चिढ़ा रही है और वह कह रही है कि दूध तो पिला दूँ, क्योंकि वह बीमार थे ना, तो इसीलिए कहा कि दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। यानी किस में हाथापाई शुरू हुई? देबू की माँ और लेखक, इन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? क्यों लगती है मतलब यानी झगड़ा क्यों करती हो, ऐसा दादी माँ बोल रही है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, कह रही। यह कहकर लेखक वहाँ से जोर से भागा। यानी लेखक ने उसे चिढ़ाया हुआ था और वह दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ था। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। घर में भी देखिए, अगर हम कोई गलती करते हैं और हमारे पिताजी डांटते हैं तो हम क्या करते हैं? माँ के पास चले जाते हैं, माँ बचा लेती है, मार नहीं मिल जाता है ना। उसी तरह से अगर माँ क्रोधित होती है तो हम पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी की वजह से हमारी मार बच जाती है। यहाँ पर वैसे एक उदाहरण है कि जो लेखक है वह दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता। अभयदान यानी आश्रय, यानी दादी माँ के पास खड़े होने पर कोई चिल्लाता नहीं है। दादी माँ बोलती है ना कि रहने दो, बच्चा है। और वस्तुतः का अर्थ तो मैंने आपको पहले ही बताया था। वस्तुतः मतलब असल में। देखो आगे क्या होता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ। उनकी एक एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ को इस रूपक से नवाजा गया है। यहाँ पर ममता यानी माया, जो माँ का प्यार होता है वह, स्नेह यानी प्यार दुलार, ऐसी मूर्ति थी। यानी दादी माँ ऐसे ख्यालों की थी और एक एक बात उनकी कैसी कैसी मालूम होती है। यानी सब जो भी कहती थी बहुत अच्छा कहती थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। देखो, दादी माँ को सब बातें पता थी कि किस तरह से परिस्थिति बदल जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमें हर परिस्थिति का सामना करना है। सबकी बातें उसे अच्छी तरह से मालूम थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादाजी जाने के बाद दादी माँ उदास रहती थी। दादाजी स्वर्गवास हो गए थे तो दादी माँ उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। संसार उन्हें कैसा मालूम होता? धोखे की टट्टी। टट्टी यानी एक धोखे का पर्दा जो अपना काम निकलने के लिए बना जाए, ऐसा। संसार में ऐसे सभी स्वार्थी लोग होते हैं जो अपने खुद के बारे में सोचते हैं, सभी के बारे में नहीं सोचते। तो यह दादी माँ को अच्छी तरह से मालूम हुआ था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, क्या धोखा दिया था दादा ने? देखिए, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे।
देखिए दादाजी कहते थे कि पहले तुम चली जाओगी फिर मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा, यह झूठी बात कहते थे। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जिंदा हो तो ऐसा कहता ही है कि हाँ नहीं नहीं मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगा। लेकिन बीच में ही दादा स्वर्गवास हो गए, इसलिए यहाँ पर ऐसा वाक्य कहा है कि तुम मुझे छोड़कर पहले चले गए, यह झूठी बात कही आपने, ऐसा कह रहे हैं दादी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। देखो यहाँ पर कुकुरमुत्ता यह एक वनस्पति का नाम है जो बहुत ही बढ़ती है। मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता, यानी जो दोस्त होते हैं वह सामने तो अच्छी बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुरे बात करते हैं, बुरा सोचते हैं, भला नहीं देखते। और ऐसे शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। डावाडोल यानी अस्थिर, डावाडोल का मतलब है अस्थिर कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, अतुल यानी बहुत। देखिए जो लेखक है उनके पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में, श्राद्ध होता है ना, 1 वर्ष पूरा होने पर श्राद्ध मनाया जाता है जो मरे हुए स्वर्गवास हुए लोगों के बारे में। उसमें बहुत ही संपत्ति, जो भी पैसा बहुत खर्च किया, फालतू का खर्च बहुत ज़्यादा किया, वह घर की तो थी नहीं, यानी जो भी घर में बचा हुआ था उसमें यह सब कुछ उन्होंने, पिताजी ने खर्च कर दिया, अब कुछ भी नहीं रहा। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। माघ के दिन थे यहाँ पर, और कड़ाके का जाड़ा यानी ठंड के दिन थे और बहुत ही ठंडी पड़ी हुई थी। कड़ाके का जाड़ा यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पछुआ यानी पश्चिम दिशा की ओर से जो भी हवाओं की सरसराहट आती, ठंड हवा लगती थी, और उसके वजह से यहाँ पर कहा गया है पाले की शीत हड्डियों में पड़ना। यह एक मुहावरा बताया गया है, इसका मतलब है स्तब्ध अवस्था में रहना। यानी दादी माँ बिल्कुल शांत थी और फिर भी वह किसी को कुछ नहीं बोलती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। संदूक यानी पुरानी पेटी, लकड़ी की पेटी, उस पर हाथ जोड़कर वह दादी माँ उसके सामने बैठी हुई है और एक दिया भी वहाँ पर जलाया हुआ है। दादी माँ ने क्या पहना हुआ है? गीली धोती। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। मैंने कहा, दादी माँ, देखिए लेखक ने धीरे से कहा, दादी माँ, धीरे से आवाज़ लगाई दादी माँ को। उन्होंने आंखें बंद किए हुए वहाँ पर बैठी हुई थी। दादी माँ कहती है, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। दादी माँ कहती है, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? लेखक पूछ रहे हैं, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई और कह रही है, पागल, तूने अभी खाना ही भी नहीं खाया ना, चल चल। देखो, जब छोटे बच्चे बड़ों की तरह बात करते हैं तो कहते हैं बहुत बूढ़ा हो गया है, ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसी तरह से दादी माँ लेखक को कह रही हैं, तूने अभी खाना भी नहीं खाया और बोलने चला है, यानी दूध के जो दांत है वह भी नहीं गिरे तो अभी बहुत ही बातें बना रहा है।
इस तरह से यहाँ पर दादी माँ उन्हें लेखक को बोल रही हैं। तो लेखक कह रहा है, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा। दादी माँ कहती है, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। कौन? दादी माँ। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं। कितने का तो अपनी अभी पिछले भी बाकी है। देखो, इन्होंने जो उधारी पर दूसरों को रुपया दिया हुआ था तो वह भी दूसरों ने लौटाया नहीं था। और अभी करे क्या? यानी उन पर आर्थिक स्थिति, आर्थिक यानी पैसों के कोई संकट आया था और वे दोनों रोने रोने से हो गए थे। यानी उनकी सूरत रोने की जैसी हो गई थी, चेहरे पर रोने का भाव था। तब दादी माँ कहती है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। संदूक यानी पुरानी लकड़ी की पेटी। वह खोलकर एक चमकती हुई चीज़ निकाली और कहा, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। किसका? दादी माँ का। यह कहते हुए यानी उनको दादाजी की बहुत याद आई उस समय। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। देखिए, सहेज कर रखना है ना, संभाल कर रखती आई है दादी माँ इसे। और वंश की निशानी, जो वंश परंपरा से कोई गहना होता है सोने का, वह दादी सास के बाद बहू पहनती है, फिर बाद में उसके आने वाली बहू पहनती है, इसलिए वंश की निशानी उसे कहा गया है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। क्या कहा? पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी जो सोने के कंगन दादाजी ने दिए थे कभी भी मुसीबत के समय काम आएंगे, इसलिए दिए होंगे, ऐसा दादी माँ कह रही थी कि पुराने लोग आगे पीछे का सब सोच लेते थे बेटा। अभी देखिए आगे क्या होता है। सचमुच मुझे तो दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। दादी माँ कैसी लगी लेखक को? शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली यानी अस्पष्ट छाया, विलीन होना यानी निकल जाना। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरे खिड़की पर बैठ गया। लेखक, अरे कौवा, कौवा कब आता है पता है ना? कौवा आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी का स्वर्गवास होने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। यह एक तो अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता है, पर यह एक अंधविश्वास है। लेखक यहाँ पर उसे बताना चाह रहे हैं। मेरी खिड़की पर बैठ गया। कौन? कौवा। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। अब लेखक साक्षात स्थिति में आ गया। यह सब वह कहानी अब तक जो थी वह दादी माँ के बारे में सोच रहा था, जो बचपन में बीती हुई थी। और अब लेखक वापस अपनी सद्य स्थिति में आया और उसको किशन भैया का जो पत्र उसके हाथ में है वह काँप रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें समाचार बुरा था, इस वजह से वह पत्र हाथ में लेकर वह काँप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। जो चींटियाँ होती हैं वह क्या करती हैं? एक कतार से चलती है, एक लाइन में, एक रेखा में चलती है और कब तुरंत ख़त्म हो जाती है समझ में नहीं आता है, दूर तक इतने में चली जाती है। धूमिल होना यानी नज़र के आड़ होना, दूर चले जाना। आँखों पर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? देखो,
मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यहाँ पर यह पाठ हमारा खत्म हुआ। उम्मीद है आप सभी को यह पाठ शिव प्रसाद सिंह जी का दादी माँ यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।